Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 भगत सिंह की शहादत का भाग 2। सुखदेव बोले, हम तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझते थे। प्राणनाथ, यह बात कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? भगत सिंह ने आँख के इशारे से अपने दोनों साथियों को चुप किया और बड़ी शांत आवाज़ से पूछा, किस तरह की मर्सी अपील तुम चाहते हो? हमें समझाओ। प्राणनाथ मेहता की बातें सुनकर सुखदेव कहते हैं कि प्राणनाथ, हम तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते थे, फिर भी तुमने हमसे ऐसी बात कही कि हम अंग्रेजी सरकार के सामने झुक जाएं। भगत सिंह ने अपनी आंखों के इशारे से अपने दोनों साथियों को चुप रहने के लिए कहा और बड़े ही शांति से प्राणनाथ मेहता से पूछा कि प्राणनाथ, तुम किस तरह की मर्सी अपील चाहते हो? हमें समझाओ तो सही। उत्साहित होकर प्राणनाथ ने कहा, मुझे गलत मत समझो मेरे दोस्तों, हम लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते जिससे तुम्हारी बहादुरी को बट्टा लगे। आज रात हमारी कमेटी की बैठक में ड्राफ्ट बनाया जाएगा जो मैं कल सुबह तुम्हारे पास लाऊंगा। अब प्राणनाथ ने सोचा कि शायद भगत सिंह उनकी बात मान जाएंगे, इसीलिए वह उत्साहित होकर, मतलब कि थोड़ा खुश होकर, प्राणनाथ ने भगत सिंह और उनके साथियों से कहा कि दोस्तों, मुझे गलत मत समझो, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते कि जिससे तुम्हारी बहादुरी को बट्टा लगे। मतलब कि हम लोग ये नहीं चाहते कि तुम अंग्रेजी सरकार के सामने झुक जाओ और तुम्हारी बहादुरी को कोई दाग लगे। लेकिन आज रात जो है वो हमारी कमेटी में एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा, तो एक फॉर्म तैयार किया जाएगा जो कल सुबह मैं तुम्हारे पास लाऊंगा। भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मर्सी अपील तो हम भी बना सकते हैं, मगर यार, हमारे मुकदमे ने तुम्हें एक कामयाब वकील जरूर बना दिया। अब प्राणनाथ मेहता की ये सारी बातें सुनकर भगत सिंह थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मर्सी अपील, भाई उसमें क्या करना है? दया की याचना ही तो करनी है, माफ़ी ही तो मांगनी है, वो तो हम भी बना सकते हैं। मगर हमारा जो मुकदमा तुम लड़ रहे हो ना, इस मुकदमे ने तुम्हें एक कामयाब वकील जरूर बना दिया है। 22 मार्च 1931 की सुबह रक्षा समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट लेकर प्राणनाथ पुनः जेल में पहुंचे। भगत सिंह ने हंसते हुए कहा, यार जाने भी दो, हम लोगों ने तो मर्सी अपील भेज दी है, अधिक देर करना ठीक नहीं था। 22 मार्च 1931 की सुबह जब प्राणनाथ मेहता कमेटी द्वारा ड्राफ्ट तैयार करवाकर जब वापस से जेल में भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने के लिए पहुंचे, तो भगत सिंह ने हंसते हुए कहा, यार जाने भी दो, तुमने देर कर दी, हमने तो मर्सी अपील पहले ही लिखकर भेज दी, अधिक देर करना ठीक नहीं था, इसीलिए हमने पहले ही मर्सी अपील लिखकर भेज भी दी। प्राणनाथ ने समझा कि भगत सिंह अपने स्वभाव के अनुसार मजाक कर रहे हैं। प्राणनाथ, जब भगत सिंह ने कहा कि उन्होंने मर्सी अपील भेज दी है, तो प्राणनाथ ने समझा कि भाई भगत सिंह का स्वभाव जो है वो मजाक करने का है, तो अपने स्वभाव के अनुसार कुछ मजाक ही कर रहे हैं। भगत सिंह बोले, यार मर्सी अपील लिखना भी कोई बड़ा काम है, आखिर दया की भीख ही तो मांगनी थी। भगत सिंह प्राणनाथ को कहते हैं कि यार मर्सी अपील लिखना कोई बड़ा काम है, उसमें क्या करना था, खाली अंग्रेजी सरकार से दया की भीख मांगनी थी, वो हमने लिखकर भेज दी।
प्राणनाथ के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने पूछ लिया, क्या लिखा है उस अपील में तुमने? कोई कॉपी उसकी तुम्हारे पास है? भगत सिंह ने पास ही पड़ी किताब उठा ली। उसकी जिल्द के साथ वाले सफ़ेद कागज पर पेंसिल से अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। वह पृष्ठ खोलकर प्राणनाथ के हाथ में देते हुए भगत सिंह ने कहा, यह है हमारी मर्सी अपील की कॉपी। जब प्राणनाथ ने भगत सिंह की ये सारी बातें सुनी तो वह हैरान हो गए और फिर प्राणनाथ ने आखिर पूछ ही लिया कि तुमने मर्सी अपील में लिखा क्या है? आखिर मुझे ये तो बताओ, क्या तुमने जो लिखा है उसकी कोई कॉपी तुम्हारे पास पड़ी है? तो भगत सिंह ने पास ही में एक किताब पड़ी थी, वो उठाकर उसको दे दी। उसके सफ़ेद कागज पर पेंसिल से इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ था। वह पेज खोलकर प्राणनाथ के हाथ में देते हुए भगत सिंह ने कहा, यह है हमारी मर्सी अपील की कॉपी। प्राणनाथ मन ही मन उसे पढ़ने लगे। इस मर्सी अपील का आशय इस प्रकार था। अब जब भगत सिंह ने उन्हें जो किताब दी थी उस पर उन्होंने जो लिखा हुआ था वह प्राणनाथ मन ही मन पढ़ने लगे और इस मर्सी अपील का मतलब इस प्रकार था, हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं और यह जानते हैं कि राष्ट्र की शक्ति का चक्र सदा बदलता रहता है। भारत आज गुलाम है और आप लोग हमारे आका बने हुए हैं, पर हम यह भी जानते हैं कि अब ज़्यादा समय तक आप हमारे मालिक नहीं बने रह सकेंगे। भारत में आज आज़ादी की जो तड़प मौजूद है उसके हम तीनों प्रतिनिधि हैं और हम यह स्वीकार करते हैं कि हम आपकी सरकार के शत्रु हैं। इस शत्रुता पर हमें गर्व है। हम लोग आपके विरुद्ध युद्ध करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। हमें मालूम ही है कि चंद दिनों में आप हमें फांसी पर चढ़ा देंगे, वह फांसी जो हमारी उन कोठरियों से कुछ ही गज की दूरी पर है। इस पत्र द्वारा हम तीनों आपसे अपील करते हैं कि हम तीनों को आप फांसी पर न चढ़ाकर हमें अंग्रेज़ों द्वारा बंदूक से शूट करवा दीजिए। आप जानते हैं कि युद्ध में पकड़े गए शत्रुओं को इसी तरह शूट किया जाता है, फांसी नहीं दी जाती। इस मर्सी अपील में भगत सिंह और उनके साथियों ने लिखा था कि हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, आज भारत पर तुम्हारा राज है। हम सब जानते हैं कि आज भारत गुलाम है और इस पर तुम लोग राज कर रहे हो, लेकिन यह राज ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। हम सब जानते हैं कि हमारा भारत एक ना एक दिन आज़ाद होगा और इस आज़ादी की लड़ाई के हम प्रतिनिधि हैं, मतलब कि इस आज़ादी की लड़ाई में हम सबसे आगे भाग ले रहे हैं। हम तुम्हारे शत्रु हैं, इस बात पर हमें गर्व है कि हम तुम्हारे शत्रु हैं और हम आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए गिरफ्तार हुए हैं। हमें मालूम है कि हमें कुछ ही दिनों में तुम लोग फांसी पर चढ़ा दोगे, लेकिन हम तुमसे यह अपील करते हैं कि हमें फांसी पर न चढ़ाकर बंदूक से शूट करवा दो, क्योंकि युद्ध में जब शत्रु पकड़े जाते हैं तो उन्हें फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता, उन्हें गोली मार दी जाती है। तो हमें बंदूक से गोली मार दी जाए, हमें फांसी पर न चढ़ाया जाए। हस्ताक्षर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। पत्र समाप्त करते करते प्राणनाथ मेहता की आंखें भर आई थी। मेहता एकाएक आगे बढ़े। सबसे पहले उन्होंने भगत सिंह के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। उसके बाद राजगुरु और सुखदेव की ओर बढ़े ही थे कि दोनों दोस्त पीछे हट गए। प्राणनाथ ने शीघ्रता से उस स्थान की धूल हाथ
से समेटकर अपने माथे पर लगा ली। भगत सिंह ने कहा, इस तरह नहीं दोस्त, आओ गले मिले। जब प्राणनाथ मेहता भगत सिंह और उनके दोस्तों द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ रहे थे तो जैसे ही पत्र उन्होंने पूरा पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेहता अचानक आगे बढ़े और भगत सिंह के चरणों में झुक गए और उसके बाद फिर राजगुरु और सुखदेव की तरफ उनके चरणों में झुकने के लिए बढ़ रहे थे तो दोनों दोस्त उन्हें देखकर पीछे हट गए। तो प्राणनाथ मेहता ने तुरंत ही उनके चरणों की धूल को हाथ में लेकर अपने माथे पर लगा लिया। फिर भगत सिंह ने प्राणनाथ मेहता को कहा कि इस तरह नहीं दोस्त, गले मिलते हैं। इस मौके पर भी भगत सिंह हंसी मजाक के मूड में थे। मेहता से उन्होंने कहा, प्राण, परसों सुबह तुमसे मैंने जो पुस्तक मंगवाई थी उसके 324 पृष्ठ मैं इस समय तक पढ़ चुका हूँ। बहुत अच्छी पुस्तक है। करीब 100 पृष्ठ बाकी हैं। उम्मीद है कल सुबह फांसी पर झूलने से पहले इन 100 पृष्ठों को भी मैं पढ़ ही लूँगा। इस दुख के मौके पर भी भगत सिंह जो है वो हंसी मजाक के मूड में थे। अब प्राणनाथ मेहता से कहते हैं कि प्राणनाथ, कल सुबह जो मैंने तुमसे जो पुस्तक मंगवाई थी मैं उसके लगभग 324 पन्ने पढ़ चुका हूँ। बहुत अच्छी पुस्तक है वो और करीब 100 पन्ने पढ़ने अभी बाकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल जब मुझे फांसी लगेगी उससे पहले मैं उस किताब के 100 पन्ने भी पढ़ चुका हूँगा। वे अपनी धुन में कहते गए, अभी 13 घंटे मेरे पास बाकी हैं। आधा घंटा तुमसे गपशप चलेगी, उसके बाद ठाठ से जिंदगी का आखिरी खाना खाया जाएगा और अभी तो वह रात शुरू भी नहीं हुई है। भगत सिंह को फांसी देने के अभी 13 घंटे बाकी थे तो भगत सिंह अपनी ही धुन में कहते रहते हैं कि अभी मेरे पास 13 घंटे बाकी है और आधा घंटा मैं तुमसे बातचीत करूँगा, उसके बाद मैं अपनी इस ज़िंदगी का आखिरी खाना बड़े ठाठ से खाऊंगा और अभी तो वह रात शुरू भी नहीं हुई है। पुस्तक के 324 पृष्ठों तक भगत सिंह के हाथ से लगाए पेंसिल के कितने ही निशान भी थे। समय भागा जा रहा था। इतने में 5:30 बज गए। जेल के अधिकारी आज बहुत सतर्क दिखाई दे रहे थे। ठीक 5:30 बजे अपने दोस्तों से आखिरी बार गले मिलकर प्राणनाथ भारी हृदय से जेल के ऑफिस तक आए। उन्होंने पाया कि सिटी मजिस्ट्रेट भी वहां मौजूद है। उनका माथा ठनका। उन्होंने पूछताछ भी की कि ये सब इस समय यहाँ क्यों आए हैं, पर किसी ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। सब और एक मनहूस सन्नाटा सा छाया हुआ था। प्राणनाथ की बात का उत्तर न देकर जेलर ने गंभीरता से इतना ही कहा, इस समय आप जेल में नहीं रह सकते। जल्दी से प्राणनाथ को फाटक के बाहर कर दिया गया। जेल के फाटक के बाहर काफ़ी पुलिस मौजूद थी। भगत सिंह ने जो पुस्तक के 324 पन्ने पढ़े थे उन पर पेंसिल से निशान किए हुए थे। समय भागा जा रहा था। लगभग 5:30 बजे प्राणनाथ मेहता अपने दोस्तों से गले मिलकर जेल के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जेल में वहाँ पर मजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं। तो उन्होंने बहुत पूछताछ की सबसे कि ये सब लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, पर किसी ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अपितु जेलर ने कहा
कि तुम अब इस जेल में नहीं रह सकते, और प्राणनाथ को जेल से बाहर निकाल दिया गया। और जेल से के बाहर बहुत सारे पुलिस वाले भी खड़े थे। मध्य रात्रि के 1 बजे एकाएक सारा लाहौर जाग उठा। गली गली में बच्चे और नौजवान यह चिल्लाते घूम रहे थे, उठो उठो सोने वाले उठो, भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हो गई है। भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। लगभग आधी रात को सारा लाहौर अचानक से जाग उठा और गली गली में बच्चे और नौजवान चिल्लाने लगे कि सोने वाले उठो, सोने वाले उठो, भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हो गई है। वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। कचहरी के बाहर अभी अभी उर्दू में एक छोटा सा नोटिस लगाया गया कि शाम के 6 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई है तथा उनके अपने अपने मजहब के अनुसार उनका दाह संस्कार भी उसी समय कर दिया गया है। जेल के बाहर उर्दू में एक छोटा सा नोटिस लगा दिया गया कि शाम के 6 बजे भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई है और उनके धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार भी उसी समय कर दिया गया है। जब पंजाब सरकार को ज्ञात हुआ था कि 24 मार्च की प्रातः 1 लाख के करीब व्यक्ति जेल के बाहर जमा होंगे, इससे उन्होंने 23 मार्च की शाम को ही तीनों वीरों को फांसी देने का निश्चय कर लिया। जब उन्हें फांसी के कटघरे की ओर ले जाया गया तो उनके उत्साह का अंत नहीं था। उनके नारे जेल के बाहर तक सुनाई दे रहे थे। फांसी बहुत जल्दी में दे दी गई और उसके बाद तीनों शहीदों के शव फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे जल्दी जल्दी में जलाए जा रहे थे कि खबर फैल गई। तब लाहौर से बहुत से लोग वहां पहुंच गए। तीनों शहीदों के अध जले शरीर को 3 लंबे बक्सों में 3 अर्थियां तैयार की गई और 24 मार्च की दोपहर को लाहौर में उनका ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया। लेखक भी जुलूस में सम्मिलित थे। सांझ को रावी के किनारे लाखों व्यक्तियों की मौजूदगी में एक चिता फिर से जलाई गई, जिसमें तीनों वीरों के शरीर एक साथ रख दिए। भारत के इतिहास का एक अमर दिन था। वे शहीद मरकर भी अमर हो गए। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी देने की तिथि 24 मार्च तय हुई थी, लेकिन जब पंजाब सरकार को यह पता चला कि जब इन तीनों वीरों को फांसी दी जाएगी तो उस समय जेल के बाहर करीब 1 लाख व्यक्ति जमा हो जाएंगे, तो इसलिए पंजाब सरकार ने क्या किया कि 24 मार्च की शाम को ही इन तीनों वीरों को फांसी देने का निश्चय कर लिया। और जब इन तीनों वीरों को फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा था तो ये बहुत उत्साहित थे और ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे थे और इनके नारे जेल के बाहर तक गूंज रहे थे। और इन तीनों वीरों को बहुत ही जल्दी में फांसी दे दी गई और तीनों के शव को फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे जल्दी जल्दी जलाए जा रहे थे कि लाहौर के लोगों को इस बात का पता चल गया और वो तीनों शहीदों के अध जले शरीर को 3 लंबे बक्सों में 3 अर्थियां तैयार करके 24 मार्च की दोपहर को एक जुलूस निकाला गया। लेखक भी इस जुलूस में शामिल थे और फिर शाम को रावी के किनारे लाखों लोग मौजूद थे। वहाँ पर इन तीनों वीरों के शवों को एक साथ एक ही अर्थी में, एक ही चिता में जलाया गया। यह भारत के इतिहास का एक
अमर दिन था। ये तीनों शहीद मरकर भी अमर हो गए। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि किस तरह भगत सिंह और उनके साथी भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे और उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। और फिर पंजाब सरकार ने उन्हें 24 मार्च के बजाय 23 मार्च को ही फांसी दे दी। फिर जब लाहौर के लोगों को पता चला तो उन्होंने तीनों वीरों के शरीर को एक साथ एक चिता में जलाया, जिससे वह शहीद मरकर भी अमर हो गए। आओ बच्चों, अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को सरल भाषा में समझते हैं। मर्सी अपील, दया की याचना, नींव के पत्थर, आधार, निसंदेह जिसमें कोई संदेह न हो, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, थाती, धरोहर, सन्नाटा, चुप्पी।